नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही थी। आज मॉक नंबर 3 को देखते हैं। इसमें 140 क्वेश्चन है। ये जो 140 प्रश्न है, ये समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स होगा, मतलब आरओ एआरओ दोनों के लिए जो प्रीलिम्स का कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आप प्रैक्टिस इससे अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, संपर्क कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में कहा गया कि कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन में शामिल नहीं था। जो शामिल न हो वो आपको चुनना है। और कौन सा कालीबंगा के उत्खनन में शामिल नहीं था, तो जरा इसमें से देखकर बताइए। तो देखिए, इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला मतलब RS विस्ट और मैके, इन दोनों जने का नाम अगर बाहर कर दें तो बाकी जने इसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा दयाराम साहनी, व्हीलर और माधो स्वरूप वध से संबंधित है, मतलब ये उसके उत्खनन में शामिल थे। और कालीबंगा की अगर बात करें तो उसमें अमलानंद घोष का नाम आता है। इसके अलावा BV लाल का नाम आता है, BK थापर का नाम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा जा रहा है कि विषम विकल्प का चयन कीजिए। 4 शब्दों में से 3 जो है वो एक विशेष भगवान से जुड़े हुए हैं और चौथा वाला उसमें से ऑड है। तो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और शासक, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। तो इसमें से कोई एक विषम है, कौन वाला है बताइए। इसका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, ये वाला इसमें से अलग हो जाएगा। वरुण देवता जो थे उन्हें पृथ्वी और सूर्य का निर्माता कहा गया और समुद्र के देवता के तौर पे भी उन्हें जाना गया। विश्व के नियामक और शासक, सत्य के प्रतीक, इन सब के तौर पे वो जाने जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान को संरक्षक और पालनकर्ता के तौर पे हम पहले से ही जानते हैं, पालनहार। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ ऋग्वैदिक काल की कुछ शब्दावली दी है जिससे कि प्रायः यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अघन्या दिया है, लांगल दिया है, खिल्ल दिया हुआ है और वेकनाट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे था। संबंध का मतलब यह है कि इसका अर्थ आपको बताना है। तो चारागाह, सूदखोर, गाय, हल, इस प्रकार से दिया है। अब देखिए, इसका जो करेक्ट मैच है, यहाँ आपको मैच मिलाना है। मैच जो इसका है वो बी वाला हो जाएगा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा। चलिए उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए, अघन्या ये गाय को कहा जाता था, न मारने योग्य, वध न करने योग्य, पूजनीय, तो गाय होती थी। लांगल हल को कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। बाद में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया, लेकिन उस समय की बात अगर करें तो लांगल जो था वो हल होता था, खिल्य चारागाह को कहा जाता था और वेकनाट जो था ये सूदखोर होता था। तो उसी प्रकार से हमने मिलाया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन में भी वही मिलाने वाला ही काम है। यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उससे संबंधित कुछ शब्दावली दी है और उसका अर्थ दिया हुआ है, जैसे पीछे दिया था। तो देखिए, सन्निधाता है, प्रशासता है, अंतपाल है और कर्णक है। सब प्रशासनिक पद और अधिकारियों के नाम हुआ करते थे। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, कारागार अध्यक्ष, लेखक, कोषाध्यक्ष, ऐसे दिया हुआ है। मिलान करके बताइए। इसका ए वाला हो जाएगा। ए वाले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा कैसे होगा। देखिए, अर्थशास्त्र में जो शब्दावलियां हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, इसका काम क्या होता था, राजकोष की देखरेख करना। प्रशासता का काम प्रशासन संभालना, मतलब ये कारागार का अध्यक्ष, एक तरह से जेलर होता था। अंतपाल जो था ये सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे, एकदम बॉर्डर पे होते थे, जहां आक्रमण का ज्यादा खतरा होता था, वहां पे निगरानी करता था। और कर्णक लेखक होता था। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मध्यकालीन शब्दावली है। शब्दावली क्या है, ये प्रशासनिक डिपार्टमेंट है और इनका संबंध किससे था, मतलब एक्चुअल में ये थे क्या। तो आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक का प्रमुख, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये प्रमुख शब्द जो है ना, ये इधर वाला है, इधर वाले से आ गया है, मतलब ये वाला हिस्सा इधर होना चाहिए था। चलिए, सद्र सुदूर, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ये अधिकारी शब्द इधर वाले का है। दीवान बंदगान, इस प्रकार से दिया है। तो आप बताइए कि कौन सा किससे मैच करेगा। ये मैच है नहीं, यहां पर इसे मिलाना है। और ये जो 5वां क्वेश्चन है इसका डी वाला सही है। डी वाला दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। देखिए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ज्यादा हेर फेर नहीं करना है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है। आरिज मुमालिक जो था ये सैन्य विभाग का मुखिया होता था। सद्र सुदूर जो था ये धर्म विभाग और दान विभाग से
कनेक्टेड होता था उसका हेड होता था। बारीद मुमालिक या बरीद मुमालिक, बरीद जो शब्द था ये गुप्तचर को कहा जाता था, तो ये गुप्तचर विभाग का मेन अधिकारी होता था। और दीवाने बंदगान ये बंदों से यानी दासों से संबंधित था। तो इस प्रकार से हमने मिलाया, डी वाला इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ फिर से मिलान करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर्स दिए हुए हैं। तो डायनेस्टी को पहले देखिए कण्व डायनेस्टी है, सातवाहन है, वाकाटक है और हूण है। ठीक है, हूणों का भी नाम दिया है। और तोरमाड़ दिया है, वासुदेव दिया है, विंध्य शक्ति दिया है, सिमुक दिया है। बहुत आराम से आप इसमें मैच कर लेंगे, ये बहुत सरल प्रश्न है। और इसका जो करेक्ट मैच है वो सी वाला हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, यहाँ देखिए सी वाले को मिला लिया। कर्ण वंश का कौन था? वासुदेव था। सातवाहन वंश का सिमुक था, आंध्र सातवाहन। और वाकाटक का विंध्य शक्ति था। हूण का मतलब हूण वंश की स्थापना अगर भारतीय क्षेत्र में देखी जाए तो तोरमाड़ के द्वारा की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। होलसेल डायनेस्टी है, गंग है, कारकोट है और लोहार है। अब इसके जो संस्थापन करता थे उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि वज्रहस्त पंचम का नाम दिया है। इसके अलावा संग्राम राज का नाम है, विष्णुवर्धन और दुर्लभ वर्धन का भी नाम है। तो मिलान करके कुल मिला के आपको देखना है कौन सा किससे मैच करेगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा बी वाला। बी के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। देखिए पहले बी वाले को मार्क कर लेते हैं। होलसेल डायनेस्टी का संबंध किससे है? विष्णुवर्धन से है। ठीक है, विष्णुवर्धन। और गंग वंश का वज्रहस्त पंचम से हो जाएगा। इसके बाद कारकोट वंश का हो जाएगा दुर्लभ वर्धन से। ठीक है, कारकोट को आराम से आप मिला लीजिए। और लोहार वंश का किससे हो जाएगा? संग्राम राज से हो जाएगा। ऐसा हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर के क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से आ गया। और एक तरफ डायनेस्टी और दूसरी तरफ उसकी कैपिटल दी है, जैसे कि कलचुरी है, सालुब है, पल्लव है और काकतीय है। ये सब वंशों के नाम है। कैपिटल के तौर पे कांचीपुरम, विजयनगर, अमरकोंडा और त्रिपुरी दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा किससे मैच करेगा? देखिए कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। त्रिपुरी कहाँ है आप जानते हैं। और सालुब वंश की थी विजयनगर। सालुब, तुलुब, ये सब अरविडू, ये सब विजयनगर डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुर और काकतीयों की राजधानी क्या थी? अमरकोंडा थी। देखिए डायनेस्टी जो यहाँ दी हुई है उनकी राजधानियों में परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन एक जो प्रामाणिक यहाँ दिया है उसके आधार पर हमें सेलेक्ट करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया कि सही क्या है। मतलब यहाँ पर जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उनकी डेट दी हुई है, पहली से लेकर चौथी तक। सही कौन सा है वो आपको देखना है। सभी सही नहीं हो सकते, इसमें से कुछ ना कुछ गलत है। तो पहली वाली जो है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 383 ईसा पूर्व में होती है। जो तीसरी वाली है वो 252 ईसा पूर्व में होती है। और जो चौथी वाली अंतिम थी वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो होती है 98 AD में, यानी वो 98 ईस्वी में होती है। बताइए। तो इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन ये तीसरा वाला गलत है। तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो 250 BC में होती है और यहाँ क्या दिया है? 252, इसीलिए ये गलत है। बाकी सभी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ तीर्थंकर है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वृक्षों के नाम है। प्रतीकों के नाम भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो देखिए श्रेयांसनाथ का नाम है, अनंतनाथ का नाम है, मल्लीनाथ है और महावीर स्वामी है। पलाश का पेड़, अशोक का पेड़, पीपल का पेड़ और साल का पेड़ ऐसे दिया हुआ है। ये सब वृक्षों के नाम है। तो मिलान करके देखिए इसका डी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। इसमें भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करना था, लेकिन थोड़ा सा तीसरा दूसरा जो है आगे पीछे हो जाएगा। श्रेयांसनाथ का संबंध किससे है? पलाश के पेड़ से है। अनंतनाथ का संबंध किससे है? पीपल से है। मल्लीनाथ का अशोक से है और महावीर स्वामी का संबंध है साल के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि करेक्ट आंसर जो है इसमें से चुनिए, मतलब करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो 5वें जो गुरु थे, ये सिख संप्रदाय के जो धर्म गुरु हुए हैं उनकी बात हो रही है। तो 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे। 6वें नंबर के हरराय थे। 7वें नंबर के हरकिशन थे और 8वें नंबर के गुरु तेग बहादुर थे। तो आप बताएं कि इनका जो सीक्वेंस दिया है उसमें से सही कौन सा है? ए वाला सही है, सिर्फ पहला वाला। 5वें नंबर के जो गुरु हैं अर्जुन देव थे बेशक, बाकी सब गड़बड़ है। देखिए 7वें नंबर के हरराय थे, 8वें नंबर के हरकिशन थे और 9वें नंबर के तेग बहादुर थे। यहाँ दिया है 8वां, तो बाकी सब गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एक तरफ लीडर का नाम दिया है, दूसरी तरफ मेमोरियल दे रखा है। तो लाल बहादुर शास्त्री, मतलब इनकी समाधि को किस नाम से जाना जाता था? शंकर दयाल शर्मा। तो लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति, तो इनकी किसान घाट है। जगजीवन राम की समता स्थल है और मोरारजी देसाई का अभय घाट है। आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका बी वाला है, जो शंकर दयाल शर्मा जी का दिया हुआ है यहाँ पे किसान घाट, वो गलत है। शंकर दयाल शर्मा जी का क्या है? कर्म भूमि है। ठीक है, इनकी समाधि का नाम है कर्म भूमि। और ये जो किसान घाट आप देख रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह का है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13।
यहाँ पर दिया हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन चुनिएगा। तो हजार खंभा मंदिर जो है इसका संबंध विजयनगर डायनेस्टी से है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो काकतीय वंश से संबंधित है, सोलंकियों से संबंधित है दिलवाड़ा। और हजाराराम मंदिर जो है ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो सही क्या है? और इसका जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। मतलब 13वें का राइट आंसर कौन सा है? सी वाला है। ये दिलवाड़ा वाला सही है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है सोलंकियों से संबंधित है। हजाराराम का जो टेम्पल है वो विजयनगर डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पल्लव नहीं होगा, विजयनगर होगा। और हजार खंभा मंदिर जो आप देख रहे हैं वो काकतीयों का है। ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। कैलाशनाथ मंदिर का संबंध किससे है? पल्लवों से। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, यहाँ एक तरफ प्राचीन नाम दिया है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं। अहिनवाड़ा है, ठीक है, अहिनवाड़ा। और इसके अलावा अहिछत्र है, विशुवोडल है और केशवपुर है। तो अहिनवाड़ा का जो आधुनिक नाम है वो पाटन है। अहिछत्र इसको कहा जाता था काम्पिल्य, तो ये देवगढ़ है, ऐसा दिया हुआ है। और विशुवोडल का रामनगर है, केशवपुर का पडक्कल है। तो आप बताएं कि इसमें से विषम कौन सा है? ठीक है, ऑड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो ए वाला है वो विषम है। अहिलवाड़ा का जो दिया है ना ये ऑड है इसमें से, क्योंकि अहिलवाड़ा जो है पाटन, इसका यहाँ पे आधुनिक नाम है। इसे आप देखें, और यही एकमात्र ऐसा है जो सही है, बाकी सभी गलत हैं। जितने 3 आप देख रहे हैं ना वो गलत है, इसीलिए विषम के आधार पे यहाँ सही विकल्प का चयन करना था। बाकी को देख लेते हैं। अहिछत्र का रामनगर हो जाएगा, विशुवोडल का पडक्कल हो जाएगा और केशवपुर का देवगढ़ हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मिलाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। टाउन और फाउंडर्स दिए हुए हैं। तो राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। वातापी की स्थापना या बादामी इसको बाद में कहा जाने लगा तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई थी। गंगैकोंड चोलपुरम को अमोघ वर्ष ने स्थापित किया था। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? और 15वें का स्पष्ट है कि डी वाला हो जाएगा। गंगैकोंड चोलपुरम ये 2500 बार आपने पढ़ा होगा। अमोघ वर्ष इसमें कहां से घुसा है? ऊपर वाले तीनों सही है, तो उनको याद रखिएगा। गंगैकोंड चोलपुरम कौन? राजेंद्र प्रथम। गंगा के पूरे क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया था और वहां विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में उसने नगर की स्थापना की थी। इसके बाद आगे चलते। प्रश्न संख्या 16 में आपसे कहा जा रहा है कि उपाधि और संबंधित व्यक्तियों को ध्यान से देखिए और इसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताइए। तो मत्तविलास ये राजा राज प्रथम की उपाधि थी। वातापी कोंड ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट को कहा जाता था। आदि वराह की उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम धारण करते थे। और शिवपाद शेखर ये मिहिर भोज की उपाधि थी। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? 3 गलत है, सही इसका सिर्फ बी वाला है। ठीक है, ये जो वातापी कोंड आप देख रहे हैं ये वाला सही। कोंड का मतलब होता है आक्रांता, जो कि आक्रांत करे यानी उस क्षेत्र को विजित करे, आक्रमण करके जीत ले। ठीक है, तो मत्तविलास की उपाधि किसकी है? ये महेंद्र वर्मन प्रथम की है। वातापी कोंड आपने देख ही लिया है। और आदिवराह की उपाधि किसकी है? ये मिहिर भोज की है। और शिवपाद शेखर ये राजा राज प्रथम की उपाधि है। और भी कई सारी राजा राज की उपाधियां हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहां पर विषम विकल्प का चयन करना है। तो प्रभावचरित है, प्रचंड पांडव है, काव्य मीमांसा है और विद्ध शाल भंजिका है। इसमें से ऑड कौन सा है? तो इसका जो ऑड है वो पहला वाला ही है। यहाँ लेखक के आधार पे या डायनेस्टी के आधार पे आप ऑड कर सकते थे। फिलहाल राजशेखर के द्वारा रचित जो है वो प्रचंड पांडव है, काव्य मीमांसा है और विद्धशाल भंजिका है। लेकिन जो चंद्रप्रभा सूरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभाव चरित देख रहे हैं ना, तो वो चंद्रप्रभा सूरी के द्वारा, ये जैन साधु थे तो इनके द्वारा रचित है। ऊपर वाला गलत है, मतलब इसके हिसाब से ऑड है, वो गलत नहीं है, अलग लेखक के द्वारा रचित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। रहनुमाई मजदयासन ये ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा दिया है। बालिका विद्यालय को महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पूना सार्वजनिक सभा को भी उन्होंने ही यानी दादा भाई नौरोजी ने ही स्टैब्लिश किया था। तो आप बताएं कि सही कौन सा है? सही इसका सी वाला है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाला जो है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन बाकी सब गलत है, सफेद झूठ है। रहनुमाई मजदयासन भी दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय, बालिका शिक्षा, विधवाओं के हित में काम, ये सब ज्योतिबा फूले का काम था। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, ठीक है, तो वो उनका काम हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा को अगर देखा जाए तो ये एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी की है और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ऑड ऑप्शन आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। किस आधार पे? तो बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। देखिए, सत्य शोधक समाज, पब्लिकेशन का मतलब यहाँ स्थापना से तात्पर्य है। सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और मोहम्मडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो बताइए यहाँ पर स्थान के आधार पे इसमें से भिन्न कौन सा है? भिन्न है सी वाला। सी के हिसाब से इसको देख लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये इसमें से ऑड है। सत्य शोधक समाज पुणे, आर्य समाज बॉम्बे और मोहम्मडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता, यानी ये सारे भारत में है। लेकिन ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर ये मेनली स्टेब्लिश होता है, उसके बाद फिर मद्रास में आता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो सोशल सर्विस लीग की जो डेट है स्थापना की वो दी हुई है 1911, गदर पार्टी की 1914, हिंदू महासभा की 1915 और होम रूल लीग 1916। तिलक की होम रूल लीग और बेसेंट की, अब यहाँ वो अलग अलग नहीं है। तो डेट वाइज बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसमें पहले तो डेट देख लीजिए। सोशल सर्विस लीग की डेट 1911 एकदम सही है, ठीक है। गदर पार्टी का 1913 है, यही वाला इसमें गलत है, ठीक, यही वाला गलत है। 1913 होगा, ये जो पहला विश्व युद्ध था उसी के आसपास इसका गठन किया जाता है। और हिंदू महासभा का और बाकी जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सभा और समिति हैड नॉट बीन फॉर्म इन कलकत्ता। इसमें से किसकी स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी, ठीक है। तो सेवा समिति, आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी और धर्म सभा, आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। सेवा समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, यानी यूपी में, तो इसको आप ऊपर कर लीजिए। बाकी आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी और धर्म सभा ये सब अलग अलग जो क्षेत्र थे कलकत्ता के, वहां पर स्टैब्लिश की जाती। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पूछा गया कि व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, ये कब शुरू हुआ था। व्हेन वाज द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड, वो भी कब शुरू हुआ था बताइए। तो यहाँ डेट दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो डी वाला है वो सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? पहले दांडी मार्च होता है, उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस जो है ये शुरू होता है। तो 6 अप्रैल 1930 की तारीख थी और होम रूल की जो डेट है वो जगजाहिर है 1916, तो आप जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी हैड नॉट इन्वॉल्व, मतलब इसमें से किसमें से या कौन वाला ऐसा है जिसमें कि महात्मा गांधी इन्वॉल्व नहीं थे। तो देखिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, इसके अलावा पूना समझौता, भारत छोड़ो और होम रूल, बताइए। तो देखिए 23 का डी वाला हो जाएगा। होम रूल से गांधी जी का कोई कनेक्शन फिलहाल सीधे तौर पे नहीं था, सीधे तौर पे नहीं था, वैसे समर्थन रहा हो तो अलग चीज। बाकी सबसे था, एकमात्र यही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस की ओर से ये प्रतिनिधि बनकर भाग लेते हैं, बाकी कांग्रेस हिस्सा ही नहीं लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ लॉन्च, ठीक है। लॉन्च के वर्ष के आधार पे आपको चयन करना है। तो शिमला सम्मेलन है, नौसेना विद्रोह है, कैबिनेट मिशन भारत आ गया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। तो आप बताएं। देखिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। डेट वाइज ही हमें देखना था, तो शिमला सम्मेलन की डेट हो जाएगी 25 जून 1945। 1945 आप जानते हैं डेट थी 25 जून। नौसेना का विद्रोह 1946 में होता है, कैबिनेट मिशन भी 1946 में आता है, और ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही आप देख रहे हैं जिसके बाद दंगे भड़क जाते हैं, तो ये भी होता है 1946 में, 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का जो नंबर है वो दे रखा है और अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है, तो आप देखें कि इसमें से सही कौन सा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए था। इसमें जितना भी दिया है ना, सी वाला सही है एकमात्र। 13वां जो है उसका व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता करते हैं। अब ये सही कैसे हो सकता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी तब तक तो थे नहीं, वो तो एकदम शुरुआत में अध्यक्षता करते हैं। तो असल में इस प्रश्न में ये पूछना चाहिए था कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। गलत का चयन आपको करना था, तो ये जो सी वाला है यही अकेले गलत है। ये सफेद झूठ बोल रहा है वो साफ दिख रहा है, बाकी सब सही है, ठीक है। बाकी जितने हैं वो सही है। 11वें का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह सयानी का जो नाम आप देख रहे हैं वो 12वां है, और शंकरन नायर को जो आप देख रहे हैं वो 13वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। 13वें का क्या हो जाएगा? शंकरन नायर। बाकी सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर इनकरेक्ट आपको चुनना था। 26 में आपसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए कहा जा रहा है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडिया हाउस और परोपकारिणी सभा, स्थापनाकर्ता कौन है ये आपको मिलान करना है, और मिलान करके जो नीचे कोड दिया है उसमें से मैच करना है। तो इसका बी वाला मैचिंग कर लेते हैं। बी वाले के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन मार्गरेट क्वजिन के द्वारा, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे, इंडिया हाउस यानी वही जो इंडिया होम रूल सोसाइटी के नाम पे आप सुनते हैं तो वो श्याम जी कृष्ण वर्मा, और परोपकारिणी सभा ये दयानंद सरस्वती। ऐसे इसको मैच करेंगे तो इसका बी वाला परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, एक तरफ कुछ कमेटीज दी हुई हैं और ये किस वायसराय या गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में आती हैं वो दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हर्षल कमेटी है, सेंट हर्स्ट कमेटी है, ठीक है, सप्रू कमेटी है और क्रिप्स मिशन है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। लॉर्ड विलिंगटन मैच करा के देखना है, रीडिंग, लिनलिथगो और लैंसडाउन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा जरा मैच कर लेते हैं। देखिए हर्षल कमेटी का जो समय था वो लैंसडाउन का जमाना था, और सेंट हर्स्ट का जो समय था वो रीडिंग के समय में आई थी, मतलब ये कमेटी का जो गठन है वो रीडिंग के जमाने में हुआ था। सप्रू समिति ये विलिंगटन के समय में आती है, और क्रिप्स वाला आप जानते हैं कि वो पूरा दौर जो था उसमें लिनलिथगो जो है वो रहता है, और ये सबसे लंबे समय तक रहता है।
इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ एक्ट वगैरह दिए हुए हैं और उनकी डेट दी है। तो नेटिव मैरिज एक्ट है, इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा अधिनियम था, काबिले तारीफ। शारदा एक्ट है, ये सब विवाह की आयु और जो शारीरिक संबंध होते हैं उनकी सहमति वाले या उन पे असहमति वाले एक्ट के तौर पे दिखाई देते हैं। समाज सुधार से इनका संबंध था। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध, ये भी दिया है। डेट यहाँ आप देख रहे हैं। अब बताइए कि इसमें किसका किससे मैच होगा। देखिए, इसका जो मैचिंग है वो डी वाला परफेक्ट हो जाएगा। डी वाले के हिसाब से जरा इसे कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यही हमारा इसमें क्रम रहेगा। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट की जो डेट है वो 1872 है, 1872 है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है उसकी डेट क्या है, 1891, ये पहले का है, हालांकि पहले का ये भी है। इसके बाद यहाँ आप शारदा एक्ट की जो डेट देख रहे हैं वो 1930, इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है 1930 में, हालांकि ये पहले से बन रहा होता है या पहले से विचारणीय होता है। और दास प्रथा पर जो रोक लगती है वो 1843 की है, यानी और पहले की। तो इसी क्रम में हमें मैच करना था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से यहाँ पर वही सही पूछ रहा है आपसे। तो दारुल उलूम आंदोलन ये देवबंद अलीगढ़ से रिलेट करता है, और नदवातल उलेमा आंदोलन जो है ये सहारनपुर से बिलोंग करता है। फराइजी विद्रोह जो है, ये फराइजी आंदोलन आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फरीदपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। और तयूनी जो है वो ढाका से बिलोंग करता है, ऐसा दिया है। बताइए कि सही क्या है। सही इसका सिर्फ डी वाला है, जो तयूनी दिया है वही एकमात्र परफेक्ट है। बाकी जितने हैं सब उल्टे पुल्टे दे रखे हैं। जैसे दारुल उलूम आंदोलन जो है वो देवबंद सहारनपुर से बिलोंग करता है, यहाँ क्या दिया है, अलीगढ़। और उसके साथ जो नवातल उलेमा आंदोलन आप देख रहे हैं वो लखनऊ से बिलोंग करता है। फराइजी का संबंध फरीदपुर से है। ठीक है, फरीदपुर का मतलब कहाँ, बंगाल की बात हो रही है। और तयूनी जो पहले बंगाल में था, मतलब ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, तो अभी पूर्वी बंगाल और फिर बांग्लादेश, तो ढाका। ये डी वाला सही है, बाकी सब गलत। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आर्य बांधव समाज की स्थापना सूर्यसेन के द्वारा की गई थी, दिया हुआ है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है इसको भगत सिंह के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने की थी। और भारत नौजवान सभा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। सही इसका सी वाला है। ठीक है, एकमात्र वही सही है, अनुशीलन समिति। बाकी जितना है, अनुशीलन समिति में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक फाउंडर होते हैं, बाकी जो है ना उसमें गड़बड़ी है। जैसे आर्य बांधव समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये सूर्यसेन के द्वारा, मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। इसके अतिरिक्त भारत नौजवान सभा ये भगत सिंह के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। सरदार सरोवर लेक ये गुजरात की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र की सबसे बड़ी है। लोकटक जो है ये मणिपुर की सबसे बड़ी है। और नागार्जुन सागर ये तेलंगाना की सबसे बड़ी झील है। तो आप बताएं कि इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो ऑड वन इसका बी वाला है। ठीक है, बी वाला कोल्लेरू। बाकी जितने हैं वो सब यहाँ पर उनसे अलग है। अब कैसे अलग है आइए देखते हैं। तो सरदार सरोवर लेक जो है ये गुजरात की सबसे बड़ी झील है। और आंध्र की सबसे बड़ी झील जो है उसको अगर देखा जाए तो ये पुलिकट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कोल्लेरू। नागार्जुन सागर झील जो है वो परफेक्ट दिया है तेलंगाना, और बाकी सब सही है। तो ये वाला एकमात्र इसमें गलत था। इसके बाद 32 को देखते हैं। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में इनको ऊंचाई के आधार पर अरेंज करना है। ये सब जलप्रपात है। तो देखिए, बरकाना है, दूध सागर है, बांतांग है, इसके अलावा जोरांडा है। अब इनका क्रम आपको सजाना है, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन और फिर सबसे कम ऊंचा कौन। तो यहाँ आरोही क्रम से अगर आप लगाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटा वाला पहले रखेंगे। देखिए इसे, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। जितने हैं वो सब के सब गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। असल में बरकाना जलप्रपात जो है वो करीब 259 मीटर ऊंचा है। फीट के हिसाब से देखें तो 850। दूध सागर की जो ऊंचाई है वो 310 के आसपास है, मतलब 1017 फीट लगभग बैठता है। वानतांग जलप्रपात जो है वो 229 मीटर के आसपास है, मतलब 751 फीट, अगर फीट में पूछता है तो। और जोरांडा की जो हाइट है वो 181 है। तो उसी के हिसाब से आपको अरेंज करना था, आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 33। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, और हीराकुंड किस पर बनाया गया है, और कल्लाई किस पर बनाया गया है। ये तीनों डैम जो है किस किस रिवर पर बने हैं, उन्हें एक क्रम से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि टिहरी डैम जो है वो गंगा की जो मुख्य शाखाएं थी, अलकनंदा और भागीरथी, उसी में से किसी एक नदी पर बनाया गया है। वो कौन सी है, पकड़िए इसमें। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए 33 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। टिहरी डैम जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी पर बना हुआ है। ठीक, भागीरथी पर ऐसा इसको बना दिया गया है कि इसकी वजह से सारा पानी ही गंगा का अवरुद्ध हो गया है। ये ठीक है कि बिजली उत्पादन हो रहा है और तरह की जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन पर्यावरण पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया है। इसीलिए जब ये बन रहा था तो इसका बहुत विरोध हुआ था।
अच्छा, इसके अलावा हीराकुंड डैम जो है ये ओडिशा में है, महानदी पर बना है। और कल्लानाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, कावेरी पर बना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ चेरुथोनी बांध है जो कि केरल में स्थित है, ऐसा दिया है। मेट्टूर डैम जो है ये तमिलनाडु में है, भवानी सागर है आंध्र प्रदेश में, और कृष्णराज है कर्नाटक में। तो इसमें से विषम कौन सा है? विषम इसका सी वाला है। अब कैसे विषम है आइए देखते हैं। देखिए चेरुथोनी जो है वो केरल में, ठीक है, परफेक्ट है। और मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है। भवानी सागर की अगर बात करें तो वो आंध्र में कहाँ से पहुंच जाएगा? उसकी भी लोकेशन तो तमिलनाडु ही है, तमिलनाडु में ढेर सारे हैं तो उसमें भवानी सागर भी है। और कृष्णराज सागर जो है वो कर्नाटक में है, तो वो परफेक्ट है। इसमें यही वाला गलत था। इसके बाद 35 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड एरिया इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ रामसर साइट ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन ईयर 2020। मतलब 2020 में आपने देखा कि रामसर साइट ढेर सारी जो है वो हमारी ओर से ऐड होती है, मतलब हमारे देश की ऐड होती है। तो इस साल भी कुछ डिक्लेयर हुई हैं, उनके नाम आप जानते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा 2020 में शामिल नहीं किया गया था। ठीक, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा आप देखें कि काबरताल लेक है, कांवरताल और काबरताल यही नाम है इसके। लोनार लेक है और सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। सांडी की जो डेट है वो ना 2019 की है। ठीक, ये सैंडी या सांडी आप जो कहिए, सांडी ही नाम है, यूपी में है। और ये 26 सितंबर 2019 को इंक्लूड किया गया था। बाकी जो है वो 2020 में डिक्लेयर होते हैं। इसके बाद 36 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से दो दर्रे अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ने का काम करते हैं। तो भाई दर्रों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो माउंटेन पास होते हैं इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाएगा। तो बोमडीला, दिहांग, पांगसाऊ और रोहतांग दिया है। आप बताइए अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम। अब 36 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा। आइए इसे देख लेते हैं। बी का मतलब क्या? दूसरा और तीसरा इसमें सही है। मतलब दिहांग पास और पांगसाऊ ये दोनों कनेक्ट करने का काम करते हैं। बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल को लासा से जोड़ता है, ठीक है। और दिहांग दर्रा जो है ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। और यहाँ पूछ रहा था तो दिहांग हो गया, पांगसाऊ भी वही काम करता है। हाँ, लिपू लेक क्या करता है? तो लिपू लेक उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए। 37 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 4 राज्य भारत के, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। 4 राज्य जो हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, नेपाल है। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ उत्तर पहले से ही प्रकट हो गया है, ये न जाने कहाँ से आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें जो बी वाला है यानी भूटान, ठीक। बांग्लादेश से जो राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। भूटान के साथ 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल रहेगा ही, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है और सिक्किम भी है। ये 4 हो गए। चीन के साथ अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला रीजन, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ आप जानते ही हैं, सिक्किम करेगा ही। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है। और बिहार राज्य जो है वो भी करेगा, यूपी भी करेगा, यूपी भी टच करता है, और उत्तराखंड भी करता है। फिलहाल इसका बी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, कैसी उसकी प्रवृत्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और इसमें से कौन सी जो दूसरे नंबर की है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला ही पेयर परफेक्ट है। नर्मदा और महानदी, देखिए पूर्व की ओर बहने वाली जो दक्षिण की नदियां हैं उसमें अगर हम देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का नाम आता है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, इसके अलावा साबरमती, माही, इस तरह की नदियां होती हैं जो कि या तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, अदरवाइज अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं, कुछ रेगिस्तान में भी गायब हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए। चंबल, घाघरा, सोन और कोसी नदी का नाम दिया है और उनकी जो सहायिकाएं हैं उनका नाम दिया है। तो आप मिलान करके बताइए कौन किसको सपोर्ट करता है। अब इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। चंबल की जो सहयोगी है, सी को पहले यहां मार्क कर लीजिए, ठीक है। चंबल की सहयोगी कौन सी है? बनास है। घाघरा की सहयोगी राप्ती है। सोन की सहयोगी गोपाली है, गोपाल भी कहा जाता है इसे। और कोसी की सहयोगी अरुण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। सिंधु नदी तंत्र जो है ये 1241 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र का जो है वो 916 है। गंगा नदी तंत्र जो है ये 2510 किलोमीटर लंबा है। और यमुना का जो है वो 1376 है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। माफ कीजिएगा, यहां पर सही नहीं है, आपको गलत देखना है, तो गलत की तलाश करिए। देखिए इसका ए हो जाएगा, यानी सिंधु नदी तंत्र जो है वही एकमात्र इसमें लंबाई इसकी गलत दी है।
इसकी जो टोटल लंबाई है वो काफी अच्छी खासी है, करीब कितनी है, 3180। ठीक, यहां पर ये नहीं कह रहा है कि वो किस देश में कितना लंबा अपना तंत्र विकसित किया है, यहां देश में नहीं उसको बांधा गया है। ठीक है, तो टोटल आपको तंत्र की लंबाई देखनी पड़ेगी, तो 3180 ये पूरा इसका लेंथ, बाकी सब ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ लंबाई नदी तंत्र दिया हुआ है उसमें भी दिक्कत है। ब्रह्मपुत्र का अगर टोटल तंत्र हम देखें तो अच्छी खासी लंबाई पड़ेगी, वो सिर्फ आपका 916 कहाँ से आ जाएगा, मतलब आप देखिए 2900 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा अगर टोटल उसके उद्गम स्थान से हम उसको बंगाल की खाड़ी में मर्ज होते हुए देखते हैं वहां तक। तो फिलहाल ये भी गलत है, इसका ये सही नहीं कहा जा सकता। नीचे वाले दोनों ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 41, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया था और बिहार के 4 शहरों को इसके लिए चुना गया था, मध्य प्रदेश के 7 शहरों को चुना गया था और राजस्थान के 4 शहरों को चुना गया था। यहाँ शहरों की संख्या दी हुई है, तो इसमें कुछ एक वाक्य जो है वो गलत है। कौन सा गलत है बताइए। देखिए इसका जो पहला वाला है वही गलत है। यूपी के जो शहर यहाँ चुने गए हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, 11 है, न कि 12। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। 11 यहाँ पे शहर जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुने गए हैं, बाकी सभी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट एन नवरत्न कंपनी। इसमें से कोई एक कंपनी जो है वो नवरत्न का दर्जा नहीं प्राप्त की है, तो उसी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है यानी MTNL जो होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। बताइए। देखिए 42 का सी वाला हो जाएगा। ये जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इससे बाहर है क्योंकि ये नवरत्न नहीं है, ये महारत्न है। ठीक है, ये नवरत्न का दर्जा नहीं प्राप्त की है। बात यह है कि दर्जा प्राप्त करने के बाद प्रमोशन होता है, तो वर्तमान में ये नवरत्न नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन है, महानगर वाला है मतलब MTNL और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी वाला है, ये सब है। लेकिन पावर ग्रिड क्या है, ये महारत्न कंपनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो धनबाद सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और इसके अलावा मोरबी सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ये गुजरात में है। कहलगांव सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ये झारखंड में है, जबकि बहजोई सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ये बिहार में है। तो इसमें से सही कौन सा है, सही इसका बी वाला है। ठीक, बी वाले को पहले मार्क कर लेते हैं। ये मोरबी वाला जो दिया है ये परफेक्ट है। धनबाद झारखंड वाला जो है, इसको अगर देखा जाए यहाँ पर क्या दिया है, धनबाद केंद्र है तो वो कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में कहाँ से चला जाएगा, वो झारखंड में रहेगा। और मोरबी जो है वो गुजरात में है, वो एकदम परफेक्ट था, इसीलिए हमने बी को चुना है। बाकी अगर आप कहलगांव को देखेंगे तो वो बिहार राज्य में है और बहजोई जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से हमने देखा, बाकी सभी इसमें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 8 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मतलब जो ये राजमार्ग संख्या 8 है ये कौन से शहर से नहीं गुजरता है वो देखिए, और राजमार्ग संख्या 12 कौन से शहर से नहीं क्रॉस करता है ये बताइए। कहाँ से गुजरता है ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो देखिए इसका सी हो जाएगा। कोटा और जयपुर ये दोनों जो इसमें पेयर दिया है ना, ये परफेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की जद में आने वाले जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं उनको अगर हम देखें तो दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई ये सब आएंगे। और NH-12 जो है उसमें जबलपुर, भोपाल, खिलचीपुर, अकलेरा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, देवली, टोंक, जयपुर इस प्रकार के जो शहर हैं या क्षेत्र हैं वो आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना है। एक तरफ स्टेट, दूसरी तरफ थर्मल पावर स्टेशन का नाम दिया है। तो आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, भद्रांचलम, कालाकोट, चंद्रपुर और बांसवाड़ा मिलान करके देखिए। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 45 का क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेते हैं। ये डी वाला परफेक्ट। ठीक, आंध्र प्रदेश में भद्रांचलम है, असम में चंद्रपुर हो गया, जम्मू कश्मीर में कालाकोट हो गया और राजस्थान का बांसवाड़ा हो गया, ये तो पता ही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से मैच करना है। तो एक तरफ कुछ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ जो ट्राइब्स हैं जैसे नगेसिया है, दिमासा है, बमचा है, सिंगफो है, इनके नाम दिए। तो कौन सी कहाँ की बिलोंग करने वाली ट्राइब है ये आपको बताना है। अब इसमें जब आप मैच करेंगे तो इसका जो पहला वाला है वही सही होगा। अरुणाचल से संबंधित है सिंगफो, असम से संबंधित है दिमासा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है नगेसिया और गुजरात से संबंधित किसका है, बमचा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। कंट्री का नाम और करेंसी दिया है, अल्जीरिया, अंडोरा, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, पुला, दिनार, पेसो, यूरो। मिलान करके देखिए, इसका मिलान करके देखिए कि इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। देश का नाम और मुद्रा का नाम अगर आप मिलाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अल्जीरिया का संबंध किससे हो जाएगा, दिनार से हो जाएगा। अंडोरा का यूरो से हो जाएगा, यूरो कई जगह की है। ठीक,
इसके अलावा अर्जेंटीना का पेसो से हो जाएगा और बोत्सवाना का पूला से हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में ऑड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो तकलामकान डेजर्ट जो है ये आपका चाइना में है, दस्ते मार्गो डेजर्ट जो है ये अफगानिस्तान में है, दस्ते काबिर ईरान में है और दस्ते लुट जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है, ऐसा दिया है। ये सब मरुस्थलों के नाम है। तो बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है। ऑड इसका डी वाला है, ठीक है। दस्ते लुट वाला जो लोकेशन दिया हुआ है ये इसमें ऑड है। कैसे? तकलामकान की लोकेशन परफेक्ट है, चीन में, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है। दस्ते मार्गो का अगर देखा जाए तो ये अफगानिस्तान में है, दस्ते काबिर ईरान में है और दस्ते लुट भी ईरान में है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और किस खनिज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है और किस खनिज के उत्पादन में विश्व भर में भारत का 4था स्थान है। ये जितना भी डाटा आप यहाँ देखेंगे वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के संदर्भ में देखेंगे। तो यहाँ पर 3 क्रम में खनिजों के नाम दिए हैं, जैसे कि बैराइट, बॉक्साइट और ग्रेफाइट। अब इन्हीं को अदल बदल कर दिया हुआ है। बताइए कि इसमें दूसरा, 5वां और 4था इन स्थानों पर भारत किन किन के उत्पादन में। अब 49 की अगर बात करें तो इसका जो ए वाला है वही सही है। ए वाला यानी ये जो ऊपर का यहाँ क्रम दिया है ना, परफेक्ट है। बेराइट के उत्पादन में भारत 2nd पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। बॉक्साइट के मामले में हम 5वें नंबर पर है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ग्रेफाइट की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भारत की जो लोकेशन है वो 4थे पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। गलत आपको सिलेक्ट करना है। तो एल्यूमिना के उत्पादन में पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम 2 चीजें हैं, ठीक। तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में रूस तीसरे स्थान पे है। सीमेंट के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2nd पोजीशन है और क्रोमाइट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें साउथ अफ्रीका 1st पोजीशन पे। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत इसका सी वाला है, बाकी सभी सही। सीमेंट वाला जो प्रोडक्शन का डाटा दिया है वो गलत है। सीमेंट की अगर बात करें तो इसके मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की 3री पोजीशन है, न कि दूसरी। यहाँ पर 3rd रैंक इसकी, बाकी सब परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में आपसे ऑड ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है। दूसरा सबसे बड़ा आंवला उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। गन्ना प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर है पंजाब। तो आप बताइए कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है। ऑड ऑप्शन इसका बी वाला है, ठीक है। बी वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आंवला उत्पादक राज्य तमिलनाडु। दूसरा सबसे बड़ा आंवला उत्पादक राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है, न कि तमिलनाडु। यहाँ की जलवायु से भी अगर आप आंवले की फसल को मैच करेंगे तो वो मैच नहीं करेगी, ठीक है। मतलब दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो इसको आप आराम से गेस कर सकते थे। तो यही गलत है इसमें और बाकी सब सही। इसके बाद 52 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। 3rd लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम है। 3rd लार्जेस्ट मलबरी प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब सिल्क की जो वेरायटी होती है उसमें मलबरी रेशम, उसके मामले में वेस्ट बंगाल है तीसरे नंबर पर। और इरी रेशम जो होता है उसके मामले में 3rd रैंक है नागालैंड की। और 3rd लार्जेस्ट टसर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो मेघालय है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका डी हो जाएगा, ठीक है। डी के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। टसर रेशम का उत्पादन जो मेघालय दे रखा है। असल में तीसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य असम है, वो एकदम परफेक्ट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो टसर रेशम का प्रोडक्शन है वो उड़ीसा से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ 3rd रैंकर पूछ रहा था तो वो उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा इन लिटरेरी कमेटी, माफ कीजिएगा लिबरेरी कमेटी। यहाँ पर ये पूछा गया है कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो सदस्यों की संख्या आपको बतानी। अब इसमें 2 समितियों के नाम दिए। अब 53 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए पुस्तकालय समिति की अगर बात करें, यहाँ पर लाइब्रेरी कमेटी जो है उसकी बात अगर करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका डी वाला हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं है। पुस्तकालय समिति यानी लाइब्रेरी कमेटी जो है उसके लोकसभा के जो 6 सदस्य हैं, यहाँ पर लोकसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। और राज्यसभा से जो सदस्यों की संख्या है वो 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। मतलब एक व्यक्ति जो है वो 1 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये वाला कौन से अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो ये 7वां संशोधन था, ठीक है। 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1956 में होता है। और उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक साथ रह सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि भारत के 4 राज्यों में राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। 55 और 55 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। राजस्थान इसमें इंक्लूड नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
यहाँ पर एक जनजातीय कल्याण मंत्री यानी एक ट्राइबल जो वेलफेयर मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इसके बाद 56 में चलते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया कि हु प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, हु प्रेसाइड ओवर द कैबिनेट इन अब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। दोनों चीजें आपको बतानी है। तो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल दिया है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, ये भी दे रखा है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये आपने पढ़ा होगा। और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे जो वरिष्ठ मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन फिक्स एट 560 इन स्टेट। ये फिक्स कब किया गया था, मतलब कौन से आर्टिकल के प्रावधानों के द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको रट्टा मारना होगा यहाँ पे आर्टिकल का। ये जो बी वाला ऑप्शन है परफेक्ट है इसका, आर्टिकल नंबर 170। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें पूछा जा रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करके बताइए कि इसमें से कौन सा कोड सही मैच कर रहा है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यहाँ पर देखिए ये ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है ये इधर वाले का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और मिनिस्ट्रीज के नाम दिए ही हैं। तो मिलान करना इसमें सरल है, आराम से आप गेस वर्क लगा के भी कर सकते हैं। देखिए वस्तु और सेवा कर परिषद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो वस्तु और सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय। ठीक है, ये मामला जो है ये गृह मंत्रालय का होता है। अल्पसंख्यक वाला वो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, वही उसमें अपनी भागीदारी करेगा। और महिला आयोग का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो झारखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या है 82, असम में कितनी है 128 है, छत्तीसगढ़ में 90 है और केरल में 142 है। सही कौन सा है बताइए। तो सही इसका एकमात्र सी वाला है। देखिए झारखंड, इसमें सी वाले को पहले निशान लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ वाला परफेक्ट दिया है, झारखंड में जो विधानसभा है वहां सीटों की संख्या 81 है और यहाँ 82 दिया है। असम में कितनी है 126 है, छत्तीसगढ़ वाला आपने देखा वो 90 है परफेक्ट, और केरल में कितनी है 140 है, न कि 142। 60 को देखते हैं, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है। तो विषम इसका ऊपर वाला है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी दिया हुआ है, ये इससे अलग है, मतलब इससे ऑड है। कैसे, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में अगर हम देखें तो संसदीय शासन हमें दिखाई देता है, विधि का शासन दिखाई देता है, विधायी प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन न्यायपालिका को ज्यादा खुली छूट मिली हुई है कहां पर, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ये अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद होता है उससे संबंधित कौन से राज्य इसमें इंक्लूड नहीं है, नर्मदा वाले विवाद में और कावेरी वाले में। 2 राज्यों के नाम आपको इसमें से चुनने। तो देखिए 61 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद वाला जो पूरा मामला था उसको अगर देखा जाए, बी वाले को पहले मार्क कर लीजिए, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये 4 राज्य इन्वॉल्व हैं। कावेरी वाले मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन्वॉल्व है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नाम और हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो ये जो जोनल काउंसिल होती है, मतलब ये नॉर्थ वाली है, मिडिल वाली है, ईस्ट वाली है और वेस्ट वाली है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से 3 वाले सही हैं और 1 कोई गलत। तो इसका सी वाला जो है वो इसमें से ऑड है, या आप कह लीजिए कि इनकरेक्ट है। कैसे, जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसका नई दिल्ली है, मध्य वाले का इलाहाबाद है, पूर्वी क्षेत्रीय का कहाँ पे है, कोलकाता में है, और यहाँ दिया है अहमदाबाद। यहाँ आप दिशा के आधार पे भी गेस करते तो बहुत आराम से, कहाँ ये पूरब और कहाँ ये पश्चिम, तो ये मैच नहीं कर रहा है। वैसे भी थोड़ा सा गेस वर्क लगा के आप ज्यादा रटने से बच सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। पीके थुंगन कमेटी और एलएम सिंघवी समिति है, इसके अलावा जीवी के राव समिति है। ये 3 अलग अलग कमेटीज हैं। अब इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो यहाँ एक पेयर में सजाई गई है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो 63 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। देखिए 1988 में थुंगन कमेटी, सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 की है, और जीवी के राव वाली जो है वो 1985 की है, यानी सबसे पुरानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट कम अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कम अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब कौन सा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और कौन सा नहीं आता है, दोनों आपको देखना है।
तो अगर उच्च न्यायालयों की बात करें तो इनका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो फिक्स होता है। गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल आते हैं। ठीक है, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। मद्रास जो है ये मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी, मतलब मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी वाला जो पूरा क्षेत्र है उसको कवर करता है। तो पुडुचेरी उससे बाहर हो जाएगा, वो आप जानते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। आर्टिकल दिया हुआ है और उसके संबंध में जो प्रावधान है वो दे रखा है। तो 78 जो है ये महान्यायवादी से रिलेट करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल है वो 146 है। 164 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। अब इसमें से कौन सा सही है? तो सही इसका डी वाला है, मतलब कुछ भी सही नहीं है, सब के सब गलत है। कैसे? 76 का जो है ये भारत का महान्यायवादी इसमें बैठा रहता है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। ठीक, और 143 के जो है उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, तो वो उसको अलग रखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 66 को देखिए, ऑड वन आपको चुनना है। तो आर्टिकल नंबर 264 में अंतर्राज्यीय परिषद है। 279A में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का जो प्रोविजन है वो 280 में दिखाई देता है। इलेक्शन कमीशन हमें 324 में दिखाई देता है। इसमें से ऑड कौन सा है? तो ऑड इसका ए वाला है। 263 यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि दिया है 264, इसीलिए ये इसमें से गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 263 और बाकी सब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। गलत विकल्प इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में हमें दिखती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन ये 46 में दिखता है, जबकि 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये हमें दिखाई देती। तो इसमें 3 सही है, कोई एक जो है वो गलत है, और गलत इसका सी वाला है। ठीक है, सी वाला आर्टिकल नंबर 46, बाकी सभी जो है वो सही है। 46 का संबंध किससे है? इसमें अगर आप देखें तो जो नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो असल में आर्टिकल नंबर 44 से बिलोंग करता है। यहाँ पर 46 नहीं होगा, बाकी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो खुसरो कमेटी है, नरसिंघम है, तारापुर है और भगवती है। बैंकिंग सुधार, बेरोजगारी, लोक कल्याण और कृषि ऋण प्रणाली, पूंजी खाता, परिवर्तनीयता, कौन सा किससे मैच करेगा? तो इसका बी वाला मैचिंग कर लेते हैं। बी वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं इसे। देखिए, खुसरो कमेटी का संबंध किससे है? कृषि ऋण प्रणाली से। इसके अलावा बैंकिंग सुधार से नरसिंघम कमेटी जुड़ी हुई है। तारापुर का संबंध पूंजी खाता, परिवर्तनीयता से है। और इसमें आप देखिए भगवती कमेटी, ये भगवती कमेटी जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा था उससे कनेक्टेड। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैड बीन इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इन 1987? 1987 जो नई वाली इंक्लूड हुई है वो भी एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें से देखिए, काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरवन, और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक, डी वाला इसमें सही है। कैसे? देखिए, काजीरंगा का जो डेट है वो 1985 है, केवलादेव का शामिल होने की जो तारीख है वो 1985 है, और मानस की भी 1985 है, लेकिन सुंदरवन की कैसी है? ये 1987। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 70, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। इसको आपको मिलान करना है। तो अगर आप मिलान करेंगे तो इसका जो इसमें पहले तो जो कोड है उसको देख लीजिए। इसका जो ए वाला है वही सही होगा। ए वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ये जिनेवा में इसका है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन इसका जो है हेडक्वार्टर वो पेरिस में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 71, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। एक तरफ कुछ संगठन और कोष वगैरह दिए हैं, और वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये दूसरी वाली लिस्ट में दिया, जैसे कि खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट का नाम दिया है। इसके अलावा स्टेट वर्ल्ड रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट है। इसके साथ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है, और आर्थिक आउटलुक है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, इसका आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर है, तो बेहतर होगा कि आप हिंदी में देख लीजिए। अब बताइए कि इसमें से मैच कहाँ से करेंगे? तो मैच करने के लिए जो सी वाला जोड़ा है उसको चुन लेते हैं। सी वाले ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो खाद्य और कृषि संगठन है वो विश्व रिपोर्ट की स्थिति, मतलब विश्व रिपोर्ट की स्थिति जो है उसको जारी करता है। ये खाद्य क्षेत्र है, पोषण से जुड़ा हुआ मामला है,
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये आर्थिक आउटलुक जो है उसको जारी करता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट को जो श्रम संगठन है वो जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको ऑड चुनना है। तो एक तरफ तारीखें दी हैं और वो किस दिवस के रूप में मनाई जाती है वो दिया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथी का जो तारीख है वो 10 अप्रैल है। तो 72 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, इसमें विषम कौन सा है? बी वाला, 22 फरवरी वाला जो ये दिया है ना, ये वाला। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो ये तारीख आप मातृभाषा दिवस की देख रहे हैं वो 21 फरवरी है, न कि 22। बाकी सभी सही। इसके बाद 73 को देखते हैं। सेलेक्ट ऑड वन आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, दाचीगामा जम्मू कश्मीर में है, इंद्रावती झारखंड में है और संजय गांधी वाला जो है वो महाराष्ट्र में। विषम कौन सा है? सी वाला है। ठीक है, सी वाला का मतलब क्या है? ये वाला इंद्रावती। इंद्रावती की लोकेशन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, और इसे घुसा दिया है झारखंड में। इसके बाद 74 ऑड ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। तो आंध्र प्रदेश में है अमराबाद टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व है और उड़ीसा में है सतकोसिया। तो इसमें से ऑड कौन सा है? ऑड इसका ऊपर वाला ये है, जो अमराबाद है ये पहले था आंध्र में, लेकिन अभी चला गया तेलंगाना में। ठीक है, विभाजन के पश्चात पहले था तो अमराबाद। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो रामसर का सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में 1971 में, ऐसा दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो डेट है वो 1986 की है। क्योटो प्रोटोकॉल की डेट है 1997 और रियो सम्मेलन की जो डेट है वो 1992 है। तो आप गलत का चुनाव कीजिए। गलत इसका बी वाला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो डेट है वो 1987 है, न कि 1986, और यही वाला इसमें गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा। हाउ मच इज द मैंग्रोव कवर इन कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अब ये डाटा जब 2021 की आएगी तो अपडेट कर लीजिएगा। दिस मैंग्रोव कवर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, ये भी आपको बताना है। तो देखिए 76 का जो डी वाला इसमें ऑप्शन है आंकड़े के हिसाब से वो सही है। मतलब भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करें तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% घेरता है। 77 को देखते हैं। यहाँ भी वही वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से देश का कुल बांस धारित क्षेत्र कितना है और 2017 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है वो भी बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सब फैक्चुअल डाटा है, सी वाला हो जाएगा। मतलब कुल बांस धारित क्षेत्र जो है यहाँ देखिए 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी अगर बात करें कि वृद्धि कितनी हुई है तो करीब 1000 में 3,229 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसमें बढ़त दर्ज की गई। 78 को देखते हैं। यहाँ फिर से वही वन आवरण की वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। शीर्ष 4 राज्यों में बताइए। तो 78 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी वाले को आप चुने और बी वाले को चुनने का मतलब क्या है कि हिमाचल इससे बाहर हो गया। तो कैसे हम देखेंगे? कर्नाटक टॉप पोजीशन पे है, इसके बाद आंध्र है, यहाँ वृद्धि की बात हो रही है, फिर केरल है, फिर जम्मू कश्मीर है और हिमाचल का 5वां नंबर है, ये 5th पोजीशन पे। इसके बाद 79 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और उत्तर प्रदेश की ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसको हमें आधार बनाना है। तो 79 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। मतलब चित्रकूट ये इससे बाहर है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं घटते क्रम में अगर आप उन्हें देखें तो सोनभद्र पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद दूसरी स्थिति जो है वो चंदौली की है, फिर पीलीभीत है, फिर मिर्जापुर है, तब जाकर चित्रकूट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 4 जिले बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। गलत कौन सा है बताइए? तो देखिए यहाँ पर दिया है और ये उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर भी देना है और ऊपर वाला ही इसमें गलत है। कैसे देखते हैं। भदोही का जो दिया है 4.32 स्क्वायर किलोमीटर, असल में 3.12 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। और बाकी मऊ का जो है वो 11 स्क्वायर किलोमीटर है। दोनों छोटे छोटे जिले हैं, ये बनारस से अलग हुआ है और ये गाजीपुर से अलग हुआ है। ठीक है, और मैनपुरी का है 14 स्क्वायर किलोमीटर, संत कबीर नगर का है 14 वर्ग किलोमीटर। ऐसा हमने देखा तो ऊपर वाला इसका गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन टॉप 4 इम्पोर्ट कमोडिटीज। टॉप 4 इम्पोर्ट कमोडिटीज और समय भी देख लीजिएगा, अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 की बात हो रही है और ये इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट वाला, उसी के अकॉर्डिंग आपको बात करनी। तो बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ये जो है जय उत्पाद, ये इससे बाहर है। कैसे? जो शीर्ष 4 आयातित वस्तुएं हैं उसमें कच्चा तेल है, मतलब कच्चा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे हैं, सोना है, इसके अलावा दूरसंचार यंत्र हैं, ये सब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 में शीर्ष 4 आयात स्रोतों में शामिल नहीं। तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो स्रोत हैं वो देश हैं, असल में यहाँ पर ये कोई पदार्थ नहीं है। तो देशों के नाम में से सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन इनके आयात स्रोतों में, मतलब इंपोर्ट सोर्सेज के तौर पे 4 में शामिल नहीं। और इसका जो 82 का राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर है। जो 4 आयात स्रोत हैं उसमें चीन पहले नंबर पे, उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है और हांगकांग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू टॉप 3 स्टेट अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो अकॉर्डिंग टू अप्रैल टू सितंबर डाटा। मतलब यहाँ पे जो डाटा है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का है और इकोनॉमिक सर्वे में ये सब रहता है, तो आप जानते हैं। बताइए, एफडीआई इक्विटी प्रवाह के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ राज्यों का क्रम दिया हुआ है। तो 83 का जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला ही है। मतलब सबसे ज़्यादा इसको आकर्षित करने वाले जो राज्य हैं उनको अगर हम देखें तो गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वेयर डज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी कम फ्रॉम। उत्तर प्रदेश बजट को यहाँ बेस बनाना है आपको। तो कहाँ से सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, मतलब रुपया आता है, रुपया जाता है, या आपको राज्यवार भी देखना होगा और देश के हिसाब से भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, स्टेट ओन टैक्स है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है, ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉन ऑफ दीज है। फिलहाल 84 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाले के अकॉर्डिंग देखिए, स्टेट ओन टैक्स ये वाला जो है इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब स्वयं का राजस्व 34.5% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी गो, मतलब कहाँ पे जाता है। पीछे हमने देखा आता है, अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है, तो बताइए। सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूंजीगत परिव्यय होता है इसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ यूपी बजट को बेस बनाए हैं, देश में देखेंगे तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। पूंजीगत पर जो परिव्यय है वो करीब 21.1% है और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है वो सैलरी वाली, और पेंशन को अगर देखें तो ये 12.7%। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो वाराणसी में गोकुल ग्राम बनाया जा रहा है और कन्या सुमंगला योजना ये 1 मई 2019 से लागू की गई है, ऐसा दिया हुआ है। पुरानी जो स्कीम है, मतलब पहले लॉन्च की गई है लेकिन अभी भी क्रियान्वित हो रही है, या उसमें नए फेरबदल भी हो रहे हैं, तो वो चर्चा में होती है। गलत कौन सा है बताइए। इसका बी वाला गलत है, यानी दूसरा। ये जो कन्या सुमंगला योजना की तारीख है ये 2019 की है तो सही, लेकिन अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल 2019, तो यही वाला इसमें गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्रमशः गोरखपुर और मेरठ में स्थापित करके आउटडोर सेवाएं दी जानी शुरू की जा चुकी हैं। अमेठी बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत रैंकिंग में उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 में 7वें स्थान पे है पूरे देश में। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 87 डी वाला हो जाएगा, केवल तीसरा वाला सही है। इसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात की जा रही है केवल वही वाला इसमें सही है, ऊपर के दोनों गलत हैं। देखिए, 2 अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स है वो गोरखपुर और रायबरेली में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक, मतलब स्थापित तो पहले ही किए गए और उसमें आउटडोर सेवाएं जो है वो शुरू की जा चुकी है। और जो बलरामपुर और अमेठी वाला रीजन है वहाँ नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 175 करोड़ रुपए की जो पूरा प्रबंध है या बंदोबस्त है वो किया गया है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन गिवन द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ यूनियन बजट 2021-22। अब इसमें बताइए सबसे कम राशि किसको दी गई। तो सबसे कम राशि दी गई है ये जो अमृत और स्मार्ट सिटी योजना है उसको। सबसे ज्यादा किसको दी गई है, तो सबसे ज्यादा जो फसल बीमा योजना है उसको दी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ये सेंट्रल बजट जो हमारा है, मतलब यूनियन बजट, उसको बेस बना के बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को जो है वो 2663 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। आयुष मंत्रालय को भी ठीक ठाक है 2907, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए करीब 2658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो गलत क्या है, गलत इसका सिर्फ दूसरा वाला है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिया है ना, ये गलत है। ठीक, गलत अगर हमें चुनना है तो हम सी वाले को चुन लेते हैं। असल में यहाँ अगर देखा जाए तो आयुष मंत्रालय का जो पूरा बजट है वो 2970 करोड़ रुपए का है। यहाँ क्या दिया है, 907। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, चरकुला डांस जो है वो अवध रीजन में होता है, और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की तारीख है 1986, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है। ठीक
ठीक है, बी वाला इसमें इनकरेक्ट है। चरकुला डांस की जो अवध रीजन दिया हुआ है, चरकुला का क्षेत्र कहाँ है? ब्रज क्षेत्र है, आपने 2500 बार पढ़ा होगा। इसके बाद 91 को देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो समुद्र के भीतर केबल नेटवर्क स्थापित करने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में रिलायंस जियो भी शामिल हो गया है। और अर्जुन भुल्लर MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं। तेलुगु लेखक और लोक गीतकार राज नारायणन का देहांत हो गया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? सही इसका पहला दूसरा दोनों है, लेकिन ये जो तीसरा वाला दिया है ना, पहले ए वाले को चुन लीजिए, ए वाला इसका सही है। ये जो तीसरा दिया है ये गलत है। ये अगर देखें हम तो ये तमिल लेखक थे, राज नारायणन। ये लोक गीतकार और लेखक तो थे, लेकिन ये तमिल भाषा के थे, न कि तेलुगु के। इसके बाद 92 को देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का देहावसान हो गया है। और इराक ने सीमूर्ग नाम का अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है, ये भी यहाँ दिया हुआ है। तो अब बताइए, अब देखिए 92 का जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो सीमूरा नाम का यहाँ पे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो असल में इराक ने नहीं बनाया है, गलत ही हमें चाहिए था, ये ईरान ने बनाया है। इसके बाद 93 को देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है और किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी लिमिटेड का हेड बनाया गया है? दोनों चीजें आपको देखनी है। तो 93 का सी वाला चुन लीजिए। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है उसको खोला है। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो पुणे होगी। ठीक है, सी वाला इसका सही है। और ये जो संतोषी उदीचा है, इन्हें यहाँ पर हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद 94 को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट की शुरुआत की है? ठीक, और किस संस्था ने रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा के देहांत किस संस्था के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का देहावसान हो गया है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए 94 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक, डी वाला मतलब यहाँ मणिपुर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 95। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये सही है या गलत बताइए। और IIT खड़गपुर ने इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली को विकसित किया है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो सही इसका पहला वाला है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। IIT खड़गपुर ने नहीं ये काम किया है, बल्कि IIT रोपड़ ने किया है। ठीक है, 96 को देखते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हैज रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑन 18 मई 2021। तो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस डे? डेट और जो थीम होता है, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, तो 96 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। इसकी जो थीम थी वो थी संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, मतलब रिकवर एंड रीइमेजिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किस केंद्रीय मंत्री को वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अज्ञेय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है और किस संस्था के द्वारा सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ एंटेन्ग्यू एंड अलायंस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है? ये दो चीजें आपको बतानी। 97 का डी हो जाएगा। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। ठीक है, और ये जो यहाँ संस्था का नाम है वो है हार्पर कॉलिंस इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट है और सही आपको तलाशना है। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हरा दिया और 10वें नंबर का इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। और उत्तराखंड ने आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से आयुष घर द्वार नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। सही क्या है? सही इसका डी वाला है। दोनों झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं सही है। तो फिर सही क्या है? राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया है, यहाँ उल्टा दे दिया है। और हिमाचल प्रदेश है जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संगठन ये संगठन जो है इसके सहयोग से ये काम कर रहा है। यहाँ राज्य का नाम उत्तराखंड दिया है तो वो गलत है। 99 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नीरा टंडन जो कि एक भारतीय अमेरिकन है, इनको व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। और मंगल ग्रह पर रूस ने अपना, अमेरिका पहले नंबर पर था, रूस ने अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने में सफलता प्राप्त की है। तो इसमें से सही कौन सा है? सही इसका पहला वाला ही है, सिर्फ केवल ये वाला, और इसलिए हम ए को चुनते हैं। अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पे जो दूसरा लैंडिंग का काम है वो चीन ने किया है और ये झुरोंग उसी के रोवर का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि किस देश में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 को शुरू किया है? ये देश का नाम आपको बताना है। और किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखकर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, राहुल बजाज और अल्बानिया, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं
राहुल बजाज और अल्बानिया। असल में यहाँ नाम उलट दिया है, ठीक, व्यक्ति का नाम उधर होना चाहिए था, मतलब इस साइड होना चाहिए था, और देश का नाम इधर। तो वो देश जहां उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो अल्बानिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है, और वित्तीय वर्ष 2021 में किस बैंक ने कारपोरेट बांड समझौतों के व्यवस्थाकर्ता बैंक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 101 का जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा, देखकर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 102 है इसमें कुछ भी गलत नहीं, दोनों के दोनों सही है। तो चूंकि हमें गलत पूछ रहा था तो नॉन ऑफ दीज को चुन लेते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं। इसके बाद 103 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये पूछा गया था कि अजय भूषण पांडे जो है इन्हें वित्त सचिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है, तो सही बात है। और ये जो लद्दाख में इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम है इसमें समझौता ज्ञापन में जो 2 कंपनियां इन्वॉल्व है वो भी सही है। इसके बाद 103 को देखते हैं। कौन सा दिवस 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया, तो आयुष्मान भारत दिवस की तारीख ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जो है उसकी भी तारीख ठीक है। लेकिन जो कॉपीराइट और ये पुस्तक दिवस है ये 23 तारीख की बात हो रही है। तो इसमें 30 वाले जो है 2 यहाँ दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, पहला वाला और तीसरा वाला, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 104 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 में 2 स्टेटमेंट है, सही आपको देखना है। तो इसमें देखिए, हाल ही में जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला एशियन महिला के तौर पे चुना गया है, ये कहने का मतलब है। तो सही कौन सा है, देखिए इसका सही है बी वाला। बी वाले के हिसाब से देखते हैं, यानी दूसरा वाला। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है एसिक्स, इसने घोषणा की थी कि भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर चुना जाएगा, तो वो वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें हमें चूंकि जो विकल्प दिया है वो पहला वाला गलत था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस को लॉन्च किया है। और चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 जो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी उसमें भारत की रैंक क्या है ये भी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए। देखिए रैंक वाइज अगर देखा जाए तो चाइना और 49 जो दिया है ये वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 106। इसमें कहा गया कि मैगी ओफोरेल की पुस्तक है जिसे कि फ्रिक्शन के क्षेत्र में नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड मिला हुआ है, और डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया है। ये दोनों किताबों के नाम आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। मतलब जो फ्रिक्शन के लिए यहाँ अवार्ड मिला है वो हेमनेट को मिला है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। और सनातन नाम की ये पुस्तक है जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके बाद 107 को देखते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की अगर बात करें तो इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस नाम के ऑनलाइन माध्यम का उद्घाटन किया है। मतलब इसका सेंटर का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है। तो ये है कहाँ पे है बताना है आपको। भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, इसी प्रकार से इंदौर और बंगलोर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, ये जम्मू में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने रूपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है, और भारत अमेरिका संयुक्त विशेष जो बल हैं उनके अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित किया गया है। गलत क्या है, तो गलत इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ देख लीजिए पहले, गलत इसका सी वाला होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों गलत हैं। असल में यूनाइटेड बैंक ऑफ जो इंडिया दिया हुआ है उसकी जगह पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा जिसने कि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो यहाँ विशेष बलों का अभ्यास है उसका 11वां संस्करण ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया जाएगा, और यहाँ दिया है पालमपुर, तो वो भी गलत है। इसके बाद 109 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश में खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, और इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन लखनऊ छावनी में भारत के रक्षा मंत्री और कोरिया गणराज्य के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए सही इसका सिर्फ पहला वाला है, बाकी सब गलत है, केवल पहला वाला इसका सही। देखिए भारत में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो है इसका उद्घाटन दिल्ली छावनी में किया गया, और जो भारत के रक्षा मंत्री हैं और कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री हैं दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110,
दो देशों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ 2 देश कौन से हैं ये आपको बताना है। इसका ऊपर वाला हो जाएगा, ये भारत और बांग्लादेश है। भारत तो रहेगा ही, उसके अलावा जो दूसरा देश था वो असल में आपको चुनना था। 111वें में आपसे कहा गया कि किस बैंक में एशिया मनी बेस्ट बैंक का अवार्ड जीतने का जो जज्बा है वो प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब यह है कि एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड जीतने वाला बैंक कौन सा है, और इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME के तौर पे उसे चुना गया है। हाल ही में आयोजित 66वें नंबर की वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था, ये भी बताना है। तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी HDFC बैंक और थप्पड़। ठीक है, थप्पड़। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, ये भी बताना है। तो इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें शरद गोखलानी और मतलब शरद गोखलानी जो है इन्हें अधिकारी के तौर पे, प्रौद्योगिकी अधिकारी के तौर पे चुना गया है और 8% निगेटिव रहने का अंदाजा लगाया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 113वां। इसमें कहा गया कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला UT बन गया है, और हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो यहाँ स्थान का नाम और मंत्री का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। ये राज्य चंडीगढ़ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और मंत्री जी का नाम है पीयूष गोयल। इसके बाद 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ साइंस का क्वेश्चन है और उसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है। तो डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होती है जो धारा को दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है। कैंसर या कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उनके उपचार के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आंख का ट्यूमर अगर है किसी को और ऑपरेशन करना है तो मेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। सही क्या है? सही इसका जो बी वाला है वो है, मतलब दूसरा तीसरा तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर का दिया है वही गलत है। ठीक, डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या ऑपरेटस होता है जो कि धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 115। ट्रायोड वाल्व और ट्रांजिस्टर के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। कहा जा रहा है कि गलत उसमें से चुनिए। तो ट्रायोड वाल्व की तुलना में ट्रांजिस्टर बड़े, भारी, टिकाऊ और महंगे होते हैं। मतलब बड़े होते हैं, भारी होते हैं, टिकाऊ और महंगे होते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो है वो लो वोल्टेज पर भी काम कर लेते हैं, जबकि ट्रायोड नहीं कर सकता है। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत इसका केवल पहला वाला है। ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है, ट्रायोड का आकार बड़ा होता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर, ट्रायोड उससे पुरानी है। तो बड़ा कौन होगा? ट्रायोड होगा। और बाकी जो दूसरा वाला है वो सही है, हमें चाहिए था गलत, तो गलत इसका केवल पहला वाला है। 116 को देखिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये प्लेटिनम और सोडियम है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज जो है ये कोबाल्ट और बिस्मथ है। डाई मैग्नेटिक सबस्टेंसेज जो है ये कोबाल्ट और निकिल है। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट इसके दूसरे और तीसरे दोनों हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट और निकिल है, और प्रतिचुंबकीय जो है वो तांबा और बिस्मथ होते हैं, इसीलिए दूसरा तीसरा दोनों गलत है। इसके बाद 117 को देखिए, सेल का नाम दिया है और इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया है। तो गैल्वानिक सेल है, लैक्लांशे है, डेनियल है। अब इसमें कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, वो पहले से मैच है। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका जो डी वाला है वो चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी सही नहीं है। जितने दिए हैं वो सब गलत हैं असल में। गैल्वानिक में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लैक्लांशे में अमोनियम क्लोराइड होता है, और डेनियल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कुछ भी सही नहीं था। 118 को देखिए, किन तरंगों को बेतार संचार में इस्तेमाल किया जाता है और जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए 118 का जो राइट आंसर है ना वो सी वाला रहेगा। इसमें इसको अच्छे से देख लीजिए, सी वाला इसका होना चाहिए। दीर्घ रेडियो तरंग, लॉन्ग रेडियो वेव और अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शाइनी नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। और किस धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते हैं, मतलब ये एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। 2 चीजें पूछी जा रही हैं। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, गोल्ड एंड कॉपर। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में कोलाइडी विलयन दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया है। तो जेल, ठोस, फेन, एरोसॉल, मतलब सॉलिड एरोसॉल और लिक्विड एरोसॉल, मक्खन, झावा पत्थर, प्यूमिक स्टोन जिसको कहा जाता है, धुंध और कोहरा, माफ कीजिएगा, धुंध और धुआं। ठीक है, अब इसमें मिलान करना है आपको, कौन सा किससे बिलोंग करता है। तो इसको अगर देखें आप तो इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है और बी वाला परफेक्ट है। बी वाले के हिसाब से जरा इसको कर लेते हैं। मतलब जेल जो है उसको मक्खन के तौर पे मिला सकते हैं, ठोस फेन झावा पत्थर है, ठोस एरोसॉल धुआं है, द्रव एरोसॉल धुंध होता है, यानी जिसे आप मिस्ट कहते हैं। इसके बाद 121 को देखते हैं, यहाँ अरेंज द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, इनर्ट गैसेस के नाम दिए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करना है। तो देखिए इसमें अरेंजमेंट कौन सा सही होगा।
देखिए अक्रिय गैसों में अगर परमाणु क्रमांक के आधार पे देखें तो हीलियम सबसे पहले आएगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि हीलियम सब में पहले नंबर पे दिया है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है वो ऑर्गन की आएगी, 18 होता है उसका परमाणु क्रमांक, जेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। तो इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो कौन सा है, बी वाला। इसके बाद 122 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो नाइट्रिक एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऐसा दिया हुआ है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड ऑक्साइड दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसमें नाइट्रिक एसिड और लेड ऑक्साइड को हम रख सकते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं, तो ये वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद 123 को देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बनाने में यूज होता है। कॉपर सल्फेट जो है वो अमोनिया के तौर पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है ओवरऑल। और अमोनियम क्लोराइड जो है ये असल में जर्मिसाइड के तौर पे यानी कीटाणुनाशक के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहां हमें गलत चाहिए था, तो गलत कौन सा है, दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों गलत है। कैसे, कॉपर सल्फेट ये कीटाणुनाशक होता है और अमोनियम क्लोराइड ये अमोनिया का, यहां आप वैसे भी गेस कर सकते थे, अमोनिया से अमोनिया मिला लेते हो जाता। इसके बाद 124 को देखिए, यहाँ पर फिर बायो स्टार्ट हो गया है। तो मोनेरा जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। प्रोटिस्टा ये बहुकोशिकीय जो यूकैरियोटिक कोशिकीय समूह वाले जीव होते हैं उनका ग्रुप है। और कवक जो होते हैं यानी फंगी ये असल में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो केवल पहला होगा, यही एकमात्र इसमें सही है, मोनेरा वाला, बाकी सब गलत है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं और कवक में बहुकोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव हैं वो पाए जाते हैं। 125 में चलते हैं। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2, मतलब यहाँ पे मिलान आपको करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, इसके अलावा जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टियम है वो दिया हुआ है, और इसके अलावा राइबोसोम भी है। अब इसकी खोज किसने की थी वो आपको बताना है। तो गाल्जी काय को आप गाल्जी से आप बहुत आराम से मिला सकते हैं, तो ये आपका जो बी वाला है वो दूसरे से मिलेगा। अब इससे आप दो विकल्प बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों बाहर हो गए। अब या तो आपका आंसर बी होगा या फिर ए होगा, तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका ए हो जाएगा, ऊपर वाला, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोलिकर के द्वारा खोजा गया था। गाल्जी काय, गॉल्जी। कीथ पोर्टर, ठीक है, कीथ पोर्टर, प्रद्रवी जालिका, और राइबोसोम पैलाउडे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वलीयता मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल और वायवीय मूल दिया है। ऑर्किड, सिंकोना, काली मिर्च और राइजोफोरा दिया है। मिलान करके देखिएगा। अब देखिए इसमें सी वाला हो जाएगा, सी वाले के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, मतलब उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वलीयता मूल जो है वो सिंकोना, ठीक है, स्तंभ मूल जो है वो राइजोफोरा, आरोही मूल काली मिर्च और वायवीय मूल ऑर्किड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 127, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कैंसर बेस्ड डिफरेंट कैंसर सेल, ठीक। तो यहाँ पे कार्सिनोमास दिया हुआ है जो कि बोन कैंसर से जुड़ा हुआ है। सार्कोमास जो है ये लंग कैंसर से जुड़ा है, और ल्यूकेमियास जो है वो ब्लड कैंसर से जुड़ा है। तो इसको आपको बताना है कि सही कौन सा है। अब इसमें अब आप देखिए कि केवल जो तीसरा वाला है वही सही है, ठीक है, इसीलिए हम बी को चुनना पड़ रहा है। कार्सिनोमास जो है ये फेफड़ों के कैंसर से जुड़ा है, और सार्कोमास जो है ये अस्थि कैंसर से जुड़ा है। इसके बाद 128 को देखते हैं। पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी वाला, इसमें आप करके देखेंगे ना तो डी वाला आएगा, बहन के तौर पे वो संबंधित है। इसके बाद 129 को देखते हैं। 29 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 1 फरवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, सैटरडे यानी सी वाला इसका परफेक्ट होगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 8:24 पर घंटे की सुई के बीच बना कोण क्या होगा, 118 अंश होगा। 8:24 यानी आप घड़ी के हिसाब से अगर देखें तो ये इस हिसाब से ऐसा होगा। अब आपको बताना है कौन सा कोण बनेगा, तो इसका हो जाएगा बी वाला, 108 अंश का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, ठीक है, 108 अंश। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 131 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि प्रतिभा, कशिश, रमेश, सूर्या, रमेश, तान्या, उर्वशी, विवेक ये सब एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रतिभा तान्या और सूर्या के बीच में है, उर्वशी कशिश और विवेक के बीच में है, कशिश तान्या के दाईं ओर से दूसरी है, और सूर्या उर्वशी के मध्य में, सूर्या और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, इसको अरेंज करेंगे अगर आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, विवेक। इसके बाद 132 को देखिए। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सुमन ऊपर से 55वें स्थान पे है, अमित नीचे से 45वें पे है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। सुमन और अमिताभ के बीच में कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 38।
इसके बाद 133 को देखते हैं। यहाँ शब्दकोश के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी में आप कैसे अरेंज करेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए मैग्नेटिज्म है, इसके अलावा मैनिपुलेट है, मैनीफोल्ड है, मैमथ है और मेरिडियन है, माफ कीजिएगा मैंडरिन है। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो सही क्रम है वो सी वाला हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद 134 को देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि सभी बस जो है वो डीजल है और सभी डीजल ट्रेनें हैं। तो कुछ ट्रेन डीजल है और कुछ डीजल बसें हैं। यहाँ स्टेटमेंट आधारित आपको आंसर देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद 35 को देखते हैं। 135 इसमें कहा गया कि अवधेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 10 किलोमीटर वो अपनी दाईं ओर चलता है और फिर 4 किलोमीटर अपनी बाईं ओर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अंत में 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो इसको आप ड्रॉ करके देखेंगे तो वो उत्तर पूर्व में चला जाएगा और उत्तर पूर्व में जो उसकी डायरेक्शन है वो यहाँ दिखाई देगी। दिशा सिर्फ पूछी गई है, दूरी नहीं, तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसके बाद 136 को देखिए। चारू सिमरन से बड़ी है, सुरेश से छोटी है, सम्राट चारू से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है और विवेक चारू से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो बीच में कौन पड़ेगा, तो बीच में यहाँ पड़ेगी चारू, ठीक है, चारू यहाँ बीच में पड़ेगी। 137 को देखिए। रिपोर्ट को लिखने का तरीका है THTTXA और कोड भाषा में फिनिश को कैसे लिखेंगे आपको बताना है। तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 138। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ नंबर दिया हुआ है उसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। 0, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 21, 28। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें से 31 हो जाएगा, ठीक है, बी वाले को चुन लेंगे। 139 को देखिए। P Q का भाई है, Q R की पत्नी है, R S का पुत्र है, S T का पति है और T जो है वो Q से क्या संबंध रखता है ये आपको बताना है। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी मदर इन लॉ, सास का संबंध है। फिर 140 को देखिए। विच वन, इसमें से कौन से अक्षरों का समूह यानी विच वन सेट ऑफ लेटर कैन बी सीक्वेंसली प्लेस इन द ग्रुप द गिवन लेटर शैल कंप्लीट इट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो ये क्रम दिया है इसमें आपको जो खाली जगह दी है उसमें अक्षरों को भरना पड़ेगा। अक्षर का मतलब क्या है, यहाँ अल्फाबेट भरने होंगे। तो कौन कौन से अल्फाबेट भरेंगे तो ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। असल में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे O, N और M को भरेंगे, ठीक है, O, N और M को भरेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ऐसे कई सारे मॉक आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।